प्यारे बच्चों, दिल्ली सल्तनत में सरकार और प्रशासन यह 13वीं शताब्दी ईस्वी से लेकर के 14वीं शताब्दी ईस्वी के बीच में जो भी घटनाक्रम हुआ है और उस समय कैसे सरकारें चलते थे, कौन कौन से पद महत्वपूर्ण थे, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जिस प्रशासन तंत्र का विकास होता है बच्चों, वह अब्बासी और उसके बाद गजनवी और सल्जूकी प्रशासन तंत्रों पर आधारित था। ईरानी प्रशासन तंत्र और भारतीय परिस्थितियों एवं भारतीय परंपराओं का भी प्रभाव पड़ा। पश्चिम एशिया, जिसमें ईरान और भारत दोनों ही शामिल थे, प्रशासन में राजा की मदद के लिए मंत्रिपरिषद की व्यवस्था प्राचीन काल से चली आ रही थी, प्राचीन काल के परंपरा से चला आ रहा था। तो हम देखते हैं कि सरकार के कुछ विभाग पुरानी संस्था के ही थे, केवल उन्हें एक नया नाम दे दिया गया था। किंतु तुर्कों ने अनेक नई संस्थाओं और संकल्पनाओं का भी विकास किया और उसके आधार पर शक्ति का केंद्रीकरण होता है। सत्ता के एक ऐसे स्वरूप का विकास होता है जो भारत में पहले प्रचलित नहीं था। इसमें सर्वप्रथम सर्वशक्तिमान या बाहुबली के रूप में आप कह लीजिए सुल्तान हुआ करते थे। अनेक विचारकों के अनुसार राजतंत्र कोई इस्लामी संस्था तो थी नहीं, परिस्थितियों के कारण और उनके अनुरूप उसका धीरे धीरे उद्भव होता है। इस्लाम में शासन की मूल इस्लामी संकल्पना इमाम की थी, जो इस्लाम को मानने वालों के द्वारा चुना जाता था। सादगीपूर्ण उनका जीवन व्यतीत होता था। राजनीतिक और धार्मिक दोनों प्रकार की सत्ता के वह प्रधान हुआ करते थे। अब्बासी खिलाफत के पतन के कारण सुल्तानों का उदय हुआ, जो केवल गैर धार्मिक नेता हुआ करते थे। आगे चलकर सुल्तान पद को बहुत अधिक गरिमा प्राप्त हुई। वह प्रशासन का धुरी बन जाता है, सशस्त्र बलों का प्रधान सेनानायक बन जाता है। सभी न्यायिक मामलों में अपील की अंतिम अदालत भी वही होता है। समाज और राजनीति का केंद्र बिंदु भी वही होता है। उसका एक भव्य दरबार हुआ करता था और जो लोग भी उसके दरबार में रहते थे वो अपने आप को सम्मानित महसूस करते थे। बहुत से विद्वानों, संगीतकारों, कवियों, धार्मिक संतों आदि का भारी संख्या में दरबार में जमघट लगा रहता था। सत्ता और प्रतिष्ठा के इस आभा मंडल के कारण कई विचारकों ने सुल्तान में दिव्य लक्षणों की प्रतिस्थापना की। हिंदू विचारधाराओं के अनुसार भी राजा मानव रूप में ईश्वर का प्रतिनिधि होता था। ईरानी मतों में भी, जिन्होंने इस संदर्भ में इलामी सोच पर गहरा प्रभाव डाला, सुल्तान के पद को दैवीय प्रकृति घोषित किया। एक बर्नी नाम के इतिहासकार होते हैं, उन्होंने लिखा है कि सुल्तान का हृदय ईश्वर का दर्पण होता है, यानी खुदा का दर्पण होता है। वह ईश्वर की इच्छाओं को प्रतिबिंबित करता है। सुल्तान के कृत्यों पर उंगली नहीं उठाई जा सकती और इन्हीं पहलुओं पर जोर देने के उद्देश्य से बलबन ने जिल अल्लाह अर्थात ईश्वर की छाया, एक बार और सुनिए, बलबन ने जिल अल्लाह का उपाधि धारण किया था, जिसका तात्पर्य होता है ईश्वर का छाया। उसने अपने दरबार में सिजदा और पाबोश, बच्चों सिजदा का मतलब होता है पैर छूने के लिए नीचे की ओर झुकना और भूमि पर पेट के बल पर लेटना। उसने दस्तूर शुरू किए जो शरीयत के अनुसार केवल अल्लाह को प्रणाम करने की एक विधा होती थी, अल्लाह को सम्मान दिया जाता था। यहां दो प्रश्न उठते हैं। पहला यह कि क्या मध्यकालीन सुल्तान स्वेच्छाचारी शासक था, और दूसरा प्रश्न यह उठता है कि भारत में
तुर्क सुल्तानों द्वारा दिए गए केंद्रीयकरण का संस्थापक का आधार क्या था? बिल्कुल सही है। अनियंत्रित व्यक्तिगत तानाशाही इस अर्थ में एक कपोल कल्पना है, क्योंकि किसी भी सभ्य समाज में व्यक्ति चाहे वह जितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अपने इर्द गिर्द के व्यक्तियों के समर्थन के बिना नहीं चल सकता। उसे उनके विचारों, आकांक्षाओं, महत्वाकांक्षाओं का ध्यान रखना ही पड़ता है और उसे जन साधारण का मूक समर्थन भी पाना होता है। लेकिन यह विवाद को बिंदु यह है कि किसी शासक पर कोई संस्थापक नियंत्रण था भी या नहीं। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही विचारधाराओं के अनुसार किसी शासक द्वारा सत्ता के दुरुपयोग पर धर्म एक प्रमुख संस्थात्मक नियंत्रण था। शासक को धर्म द्वारा निर्धारित व्यापक प्रयोजनों को पूरा करना होता था और उसके द्वारा निर्धारित नैतिक और आचरण संबंधी मर्यादाओं के मुताबिक चलना पड़ता था। कुछ विचारकों के अनुसार जो शासक इन मर्यादाओं का उल्लंघन करता है, उसे धार्मिक नेताओं के समर्थन और सहायता से लोगों द्वारा सत्ता से हटाया जा सकता है। लेकिन इस विषय में पूर्ण सहमति नहीं थी। राजनीतिक सत्ता की तुलना में धर्म की मर्यादा कम प्रभावपूर्ण नहीं था। पश्चिमी जगत के राजकीय निरंकुशता पर चर्च के अलावा प्रमुख संस्थागत अंकुश वंशानुगत कुलीन तंत्र था। तुर्कों के मामले में ऐसे अनुवांशिक कुल तंत्र का अस्तित्व नहीं था। शासक किसी को भी अमीर नियुक्त करने एवं उसे व्यापक सैनिक और प्रशासनिक शक्तियां प्रदान करने के लिए स्वतंत्र था। इसका आधार था इक्ता प्रणाली। इस प्रणाली की शुरुआत संभवतः सबसे पहले सुल्तकों ने की थी। लगता है कि बाद में यह सभी इस्लामी राज्यों में अपना लिया गया। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि यह प्रणाली अधिग्राही को काफी प्रशासनिक एवं सैनिक शक्ति प्रदान करते थे। सुल्तान अपनी मर्जी से इनका तबादला कर सकता था। राजवंश बदलने पर सदैव पहले के प्रायः सभी इक्तादारों को बड़े पैमाने पर हटाया जाता था। इस प्रकार जब जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी ताजपोशी के बाद पुराने अमीरों के बारे में पूछताछ की, तो पता चला कि बलबन के समय के बहुत से प्रमुख अमीर अपने पद से हटाए जाने और अपना इक्ता खोने के कारण दरिद्रता और अभाव का जीवन जी रहे। कुछ समय के लिए सुल्तानों की शक्ति और उसके अधिकार में वृद्धि करने वाली एक अन्य संस्था थी दासता संस्था। इस संस्था ने सुल्तानों को उन व्यक्तियों को आगे बढ़ाने का और भी अधिक अवसर प्रदान किया जिन्हें वे पसंद करते थे और जो पूरी तरह उन पर आश्रित थे। किंतु इल्तुतमिश के मृत्यु के कारण और उसके बाद चहलगानी तुर्क दास अधिकारियों एवं अन्यों के बीच उठे झगड़े ने एक राजनीतिक संस्था के तौर पर उसे कमजोर कर दिया और धीरे धीरे इसका महत्व समाप्त हो गया। दास प्रथा को फिरोज तुगलक ने पुनः प्रचालित किया, किंतु इसकी भूमिका सकारात्मक कम और नकारात्मक अधिक थी। वैयक्तिक स्तर पर दासता जारी रहे, किंतु दास प्रथा की राजनीतिक भूमिका नगण्य हो गई। अतः दिल्ली सल्तनत में दासता के राजनीतिक महत्व पर बहुत अधिक जोर नहीं दिया गया। यह केवल आरंभिक चरण में ही एक प्रभावशाली संस्था थी। बलबन और अलाउद्दीन खिलजी जैसे कुछ सुल्तानों द्वारा प्राप्त और प्रयुक्त व्यक्तिगत शक्ति को दो कारकों द्वारा सीमित किया गया। इस्लाम के शासकों के बीच उत्तराधिकार का कोई सर्वस्वीकृत आधार नहीं था। एक सफल शासक द्वारा मनोनय को उचित ठहराने के लिए निर्वाचन के नियम को ताक पर रख दिया गया, किंतु यह मनोनीत व्यक्ति की सैनिक सामर्थ्य और अमीरों पर निर्भर होता था। चूंकि ज्येष्ठाधिकार यानी ज्येष्ठतम पुत्र को उत्तराधिकारी बनाया जाना कोई स्थापित प्रथा नहीं थी, मनोनय के बावजूद प्रतिद्वंदी दावेदारों के मध्य संघर्ष की गुंजाइश बनी रहती थी। कई स्थितियों में तो ऐसे सभी दावेदारों को दरकिनार करके अमीरों में ओजस्वी और समर्थ माना जाने वाला अमीर राजगद्दी पर आसीन हो जाता था। अन्य अमीर उसे अपने सुल्तान के रूप में स्वीकार कर लेते थे।
इस प्रथा ने कुछ हद तक सुल्तान पद की प्रतिष्ठा और सत्ता को कमजोर किया। अमीरों के साथ सत्ता हेतु संघर्ष का एक दूसरा नियंत्रणकारी कारक था, किंतु यह मुद्दा बलबन के सुल्तान बनने के समय तक काफी हद तक निपट चुका था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में अमीरों द्वारा किए गए विद्रोह कुछ विशेष कारणों से हुए थे, जिनके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। मंत्रीगण की अगर बात करें दिल्ली सल्तनत में, तो शासन कार्य में सुल्तान की सहायता करने के लिए अनेक मंत्री होते थे। अब ऐसे मंत्री अथवा उनके अधीन सरकारी विभागों की संख्या निश्चित नहीं रहते थे। एक अनुच्छेद में बर्नी नाम का जो इतिहासकार हुआ है, ये हमने पहले भी चर्चा किया था आप लोगों से कि बर्नी एक बहुत बड़े प्रसिद्ध इतिहासकार हुए हैं। तो उसने लिखा कि बलबन के पुत्र बुगरा खान ने दिल्ली में सुल्तान की गद्दी पर आसीन अपने पुत्र को किसी भी एक सलाहकार पर न निर्भर रहने का सलाह देता है। यद्यपि वजीर उन सलाहकारों में प्रमुख था, पर वह 4 विभागों का उल्लेख करता है। 4 प्रमुख सलाहकारों के बारे में बतलाता है, किंतु 4 की संख्या केवल प्रतीकात्मक थी। विभागों की संख्या बदल सकते थे और बदलते रहते थे, और व्यवहार में सुल्तान ऐसे किसी भी व्यक्ति से सलाह ले सकता था जिस पर उसे भरोसा हो। फखरुद्दीन पर बलबन और फिर अलाउद्दीन खिलजी दोनों को विश्वास था, जबकि वह मात्र दिल्ली का कोतवाल था। मंत्रियों की कोई परिषद नहीं होती थी, क्योंकि सामूहिक जिम्मेदारी की अवधारणा उस काल में ज्ञात नहीं था, अज्ञात था। प्रत्येक मंत्री सुल्तान द्वारा चुना जाता था और सुल्तान की मर्जी तक उस पद पर बना रहता था। वजीर को सुल्तान का प्रधान सलाहकार माना जाता था और वह अक्सर समस्त शासन तंत्र पर व्यापक नियंत्रण रखता था, किंतु वह विशेष रूप से वित्त प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता था। वजीर की अगर बात करें बच्चों, तो वजीर की भूमिका शक्तियों और क्षमताओं के संबंध में काफी कुछ लिखा जा चुका है। सुल्जुकों के शासनकाल में वजीर रह चुके निजामुल मुल्क तूसी, जिसकी पुस्तक सियासतनामा का मुस्लिम राजनीतिक सोच पर भी प्रभाव पड़ा, उसके अनुसार वजीर को अहल एक कलम यानी योद्धा के बजाय विद्वान होना चाहिए। उसके व्यापक अनुभव, विवेक और चातुर्य भी होना चाहिए, क्योंकि सुल्तान किसी भी विषय पर उसकी सलाह ले सकता था। साथ ही उसे एक व्यवहार कुशल व्यक्ति भी होना चाहिए, क्योंकि उसे अमीरों को अप्रसन्न किए बिना ही उन पर नियंत्रण रखना होता था। शक्तिशाली वजीर न केवल समस्त प्रशासन की देखरेख करते थे, बल्कि सैनिक अभियानों को भी नेतृत्व करते थे। वस्तुतः जब तक सरकार के सैनिक स्वरूप पर जोर दिया जाता रहा, तब तक ऐसा होना अपरिहार्य था। एक शक्तिशाली शासक के अंतर्गत वजीर उतना ही शक्ति का प्रयोग करता था जितने सुल्तान उसे अनुमति देता था। मुस्लिम राजनीतिक विचारकों ने यह कहते हुए इस स्थिति को सामान्यकृत रूप से प्रस्तुत करने की कोशिश की कि वजीर 2 प्रकार के होते हैं। पहला वजीरे तफवीज, जिसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने की शक्ति को छोड़कर असीमित शक्तियां प्राप्त थी, और दूसरा वजीरे तनफीज, जो मात्र शासक की इच्छाओं को पूरा करता था। किंतु इसके कारण संबंधित समस्या का हल नहीं निकल सकता था। सुल्तान एक ऐसा वजीर चाहता था जो इतना प्रभावशाली हो कि सुल्तान शासन के दैनिक दायित्वों से मुक्त रहे, किंतु इतना शक्तिशाली भी न हो कि सुल्तान को विस्थापित करके महत्वहीन कर दे। इस समस्या को सुलझाने के लिए अनेक प्रयोग किए गए। कभी कभी किसी भी व्यक्ति को वजीर पद पर नियुक्त नहीं किया गया, उसके कर्तव्यों और अधिकारों को 2 व्यक्तियों के बीच बांट दिया गया, उसकी प्रतिस्पर्धा के लिए नए पदों का गठन किया गया, उसे बहुत कम महत्व दिया गया। मोटे तौर पर कहा जाए तो ये प्रयोग 13वीं शताब्दी ईस्वी से लेकर के 14वीं शताब्दी ईस्वी के प्रथम चतुर्थांश में किए गए। तुगलकों का शासन आरंभ होने पर वजीर की शक्ति और प्रभाव में काफी वृद्धि हुई।
इल्तुतमिश का वजीर फखरुद्दीन इसामी था, जो एक बूढ़ा आदमी था। उसने बगदाद में 30 वर्षों तक उच्च पदों पर कार्य किया था। उसके बाद शीघ्र ही वजीर पद बगदाद में मोहम्मद जुनैदी बैठा, जिसे निजामुल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई। मोहम्मद जुनैदी एक शक्तिशाली व्यक्ति था, किंतु रजिया का विरोध करने के कारण उसे अपने पद और जीवन दोनों ही से हाथ धोना पड़ा। रजिया की मृत्यु के बाद कुछ समय के लिए मुहज्जब गनवी सुल्तान निर्माता के रूप में उभरा, किंतु बलबन के हाथों में शक्ति आने के बाद गनवी का सितारा गर्दिश में चला गया। सर्वाधिक शक्तिशाली अमीर के रूप में बलबन ने नायब उस सल्तनत अथवा सुल्तान के प्रतिशासक पद की मांग की और उसे यह पद दे भी दिया गया। बलबन के हाथों में समस्त शक्ति आ गई। वजीर उसके सामने महत्वहीन हो गया। जब नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद बलबन सुल्तान बना तो उसने नायब उस सल्तनत का पद समाप्त कर दिया। बलबन इतना अधिक प्रभावशाली एवं दबंग व्यक्ति था कि उसने किसी भी शक्तिशाली वजीर को उभरने ही नहीं दिया। यद्यपि बलबन ने ख्वाजा हसन नामक व्यक्ति को वजीर पद पर नियुक्त किया था, किंतु वह नाम मात्र के लिए वजीर होता था, क्योंकि उसे राजस्व संबंधी विषयों की कोई जानकारी नहीं थी। बलबन ने अहमद अयाज नामक अपने एक प्रिय व्यक्ति को अराज ए ममालिक नियुक्त कर वजीर की शक्ति को और भी घटा दिया। अरीज ए ममालिक सैनिकों को वेतन देने एवं सेना की कुशलता बनाए रखने के लिए जिम्मेदार था। बलबन ने एक उप वजीर भी नियुक्त किया था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के अंत तक वजीर का पद महत्वहीन बना रहा। बलबन के शासन में ख्वाजा खातिर एक उप वजीर था, जो राजस्व विशेषज्ञ था। नुसरत खान अपने युग का एक महान योद्धा था। उसके मृत्यु के बाद वजीर का पद सुल्तान के प्रिय पात्र एवं एक अग्रणी सिपाहकाल मलिक काफूर को दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी के समय में उसे वजीर के साथ साथ नायब उस सल्तनत भी बना दिया गया। अलाउद्दीन के मृत्यु के बाद नायब के रूप में मलिक काफूर ने सुल्तान निर्माता की भूमिका अदा करने की कोशिश की, किंतु उसका स्थान खुसरो मलिक ने ले लिया, जिसने नायब का पद ग्रहण कर लिया और उसके बाद सुल्तान की गद्दी हथिया ली। इस प्रकार नायब का पद काफी बदनाम हो चुका था। सत्ता में आने के बाद तुगलकों ने इसका अंत कर दिया। बाद में 15वीं सदी में सैयद शासकों ने इस पद को वकील उस सल्तनत नाम देकर पुनः आरंभ किया। यह पद थोड़े बहुत उत्थान पतन के साथ मुगलों के समय तक कायम रहा। तुगलक शासन भारत में विजारत की संस्था के लिए चरमोत्कर्ष का काल माना जाता है। गयासुद्दीन तुगलक के प्रयोगों के बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने अहमद अयाज को खाने जहां की उपाधि देकर वजीर नियुक्त किया। खाने जहां एक बूढ़ा व्यक्ति था, उसने गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में लोक निर्माण विभाग में नायब के रूप में कार्य किया। उसे एक अदम्य किंतु सक्षम अधिकारी माना जाता था। सुल्तान उस पर इतना विश्वास करता था कि जब वह किसी अभियान में अथवा विद्रोहियों का पीछा करने के लिए बाहर जाता तो उसे दिल्ली में प्रशासन का दायित्व सौंप जाता था। वह मोहम्मद बिन तुगलक के 28 वर्षों के पूरे शासनकाल में वजीर बना रहा। यद्यपि मोहम्मद बिन तुगलक और उसकी नीतियों पर उसके वास्तविक प्रभाव के बारे में जानकारी नहीं हो पाई, उसने अपने समर्थकों का एक दल बनाने का प्रयास नहीं किया और उसे ऐसा करने भी नहीं दिया गया। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु होने पर दिल्ली में सुल्तान की गद्दी पर अपनी पसंद के व्यक्ति को बैठाने का प्रयास किया तो वह बुरी तरह असफल हो गया। फिरोज तुगलक ने इस्लाम कबूल कर चुके एक तेलंग ब्राह्मण खाने जहां मकबूल को वजीर नियुक्त किया था। फिरोज जैसा रूढ़िवादी शासक एक धर्मांतरित हिंदू को इतने उच्च पद पर नियुक्त करे, इससे पता चलता है कि दिल्ली सल्तनत बलबन के समय से किसी तरक्की कर चुकी थी। वजीर काफी योग्य और सक्षम व्यक्ति था और फिरोज ने
बंगाल, उड़ीसा, ठट्टा आदि जैसे स्थानों में सैनिक अभियानों के दौरान सभी सरकारी क्रियाकलापों के उचित प्रबंध के लिए उस पर भरोसा किया करता था। किंतु यह सोचना गलत होगा कि फिरोज ने प्रशासन में स्वयं कोई रुचि नहीं ली और खाने जहां मकबूल ही सर्वे सर्वा था। इस प्रकार जब वजीर और वहां अंकेक्षक ऐन ए माहरू के बीच काफी तनाव पैदा हो गया एवं वजीर ने उसे स्थानांतरित करने का प्रयास किया, तो फिरोज ने हस्तक्षेप किया और उनके बीच एक सौहार्दपूर्ण समझौता कराया। 18 वर्षों तक वजीर पद पर रहने के बाद एन 1368-69 ईस्वी में खाने जहां मकबूल का निधन हुआ, तो एक पूर्व समझौते के अनुसार उसके पुत्र जौना खान को अपने पिता का स्थान पर वजीर बनाया गया। तुगलकों के शासनकाल में वजीरों को न केवल अत्यधिक प्रतिष्ठा प्राप्त थी, अपितु उन्हें बहुत अधिक वेतन दिया जाता था। फिरोज तुगलक के शासनकाल में खाने जहां मकबूल को वेतन के रूप में 13 लाख टंके मिलते थे और उसकी सेना और सेवकों के खर्च के लिए अलग से रकम दी जाती थी। उसके पुत्र को 11,000 टंके एवं प्रत्येक दामाद को 15,000 टंके वेतन के रूप में दिया जाता था। यही कारण है कि खाने जहां सुल्तान को प्रतिवर्ष 4 लाख टंके के मूल्य के उपहार भेंट किया करता था। दीवाने विजारत अथवा वजीर के विभाग की आंतरिक संरचना धीरे धीरे विकसित हुई। अब्बासी युग में भी एक मुशर्रिफ नामक व्यक्ति व्यय के मद पर निगरानी रखता था। बच्चों, इसके अतिरिक्त 2 अन्य अधिकारी, मुस्तौफी जो शायद आय का प्रभारी था और खजांची या कोषाध्यक्ष थे। ये पद भारत में इल्तुतमिश के शासनकाल में कायम रहे। इल्तुतमिश ने वजीर को उसके भारी कार्यों में राहत पहुंचाने के लिए उसका एक नायब भी नियुक्त किया था, जो बलबन के शासनकाल में सेना की देखभाल करने के लिए एक अरीज ए ममालिक की नियुक्ति हुई और उसके परिणाम स्वरूप वजीर के विभाग का राजस्व विभाग के रूप में महत्व और अधिक स्पष्ट हो गया। तुगलकों के उदय तक वजीर राजस्व प्रशासन का प्रधान नहीं था। इसके बावजूद वह सैनिक युग में वजीर समेत किसी भी अमीर से आवश्यकता पड़ने पर किसी सैनिक अभियान का नेतृत्व करने में उसे सक्षम रहने की अपेक्षा की जाती थी। फिर बात आती है अलाउद्दीन खलजी द्वारा दोआब को प्रत्यक्ष प्रशासन यानी खालसा के तहत लाए जाने के बाद राजस्व विभाग का तेजी से विस्तार हुआ। सैकड़ों आमिल, मुतसर्रिफ आदि नियुक्त किए गए। उन्हें नियंत्रित करने के लिए दीवाने मुस्तक राज नामक एक नया विभाग बनाया गया। आमिलों से हिसाब लेने के लिए बकाया वसूल करने, इसके द्वारा अक्सर बरती गई सख्ती के कारण यह विभाग बदनाम हो गया। लगता है कि अलाउद्दीन के मृत्यु के बाद इसका अंत कर दिया गया। फिरोज तुगलक के शासनकाल में राजस्व विभाग की संरचना पूर्ण विकसित होती है। मुशर्रिफ एवं मुस्तौफी के कार्यों को स्पष्ट रूप से अलग अलग कर दिया गया। मुशर्रिफ को मुख्य रूप से आय का प्रभारी बना दिया गया, जबकि मुस्तौफी को व्यय का मुख्य मुशर्रिफ और मुख्य मुस्तौफी उच्च अधिकारी हुआ करते थे, जो सीधे सुल्तान द्वारा नियुक्त होते थे, यद्यपि वे वजीर के तहत कार्य करते थे। नियंत्रण एवं सुल्तान की यह व्यवस्था वजीर को नहीं भाती। स्वयं सुल्तान को कभी कभी हस्तक्षेप एवं मध्यस्थता करनी पड़ती थी। फिरोज ने एक पृथक अधिकारी के तहत एक दास विभाग एवं सुल्तान की प्रत्यक्ष आय हेतु एक पृथक इमलाक विभाग का भी गठन किया था। दीवाने अर्ज ए ममालिक का विशेष दायित्व सैनिकों की भर्ती करना, उन्हें सुसज्जित करना, उन्हें वेतन देना था। सेना का प्रधान आरिज ए ममालिक नहीं बल्कि स्वयं सुल्तान होता था, किंतु आरिज निश्चित रूप से एक अग्रणी अमीर एवं योद्धा होता था। आरिज को सैनिकों का मित्र एवं शुभेच्छु होने के नाते अपने पुत्र की भांति उनकी देखभाल करने को कहा जाता था। आरिज का पद अब्बासी शासनकाल में था और सियासतनामा में इसका उल्लेख प्राप्त होता है। इल्तुतमिश के शासनकाल में भी
इसका अस्तित्व था, क्योंकि बर्नी ने लिखा है कि अहमद आयाज रावत ए अर्ज था, जिसे बलबन ने आरिज ए ममालिक नियुक्त किया था। उसने शमसी शासकों के अंतर्गत 30 वर्षों तक इस पद पर कार्य किया। अहमद अयाज का महत्व इतना अधिक बढ़ गया कि उसने घोषणा की कि यहां एकत्र हुए सभी लोग यह सुने कि शासन और प्रशासन तंत्र का मुख्य रक्षक एवं संबल मैं हूं। उसने ऐसा उल्लेख दिया था और ऐसा उसने ऐलान किया था। अलाउद्दीन खलजी के शासनकाल में ही घोड़े दागने की प्रथा की शुरुआत के समय इस विभाग की कार्यविधि को उचित रीति से फिर व्यवस्थित किया गया। दाग प्रथा के द्वारा सुनिश्चित करने की व्यवस्था हुई कि घटिया दर्जे के घोड़े पेश न किए जाएं, क्योंकि एक कुशल और सक्षम घुड़सवार सेना पर तुर्क शासकों का अस्तित्व टिका हुआ था। मीर हाजिब अथवा शाही घुड़सवारों का अधीक्षक, ये रजिया के शासनकाल में इस पद पर मलिक याकूत था, एवं दरोगा ए पिल अथवा शाही हाथियों का प्रभारी आरिज पद के निर्माण के समय तक महत्वपूर्ण अधिकारी माने जाते थे। उसके बाद हमें उन पदों के अधिकारी अमीरों के विषय में विवरण प्राप्त नहीं होता है। सेना में भर्ती का सुनिश्चित तरीका क्या था तथा सैनिकों को किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता था, हमें यह भी ज्ञात नहीं है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए इब्न बतूता के अनुसार जब कोई व्यक्ति मुल्तान के हाकिम की सेना में एक तीरंदाज के रूप में शामिल होना चाहता था तो उसे विभिन्न प्रकार के कठोर धनुष देकर उसकी ताकत की जांच की जाती थी। यदि वह एक घुड़सवार सिपाही के रूप में शामिल होना चाहता था तो उसे अपने भाले से एक निर्धारित लक्ष्य को साधना होता था। एक घुड़सवार तीरंदाज को अपने घोड़े को सरपट दौड़ाते हुए जमीन पर पड़े एक कंदुक या गेंद को निशाना लगाना होता था। निश्चय ही आमतौर पर यही तरीका अपनाया जाता होगा। उपर्युक्त प्रशिक्षण भर्ती के बाद जारी रहता होगा। लगता है कि एक केंद्रीय बल भी था जिनकी एक भाग शाही अंगरक्षक बल था। इस बल की शक्ति के बारे में हमें ठीक ठीक पता नहीं है। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना में 3 लाख सैनिक थे। मोहम्मद बिन तुगलक की सेना उससे भी बड़ी थी। ऐसा संभव नहीं हो सकता कि पूरी सेना दिल्ली में ही रहे। बड़े बड़े क्षेत्रों में प्रशासित करने वाले इक्तादार स्पष्टता अपने लिए अलग से सेना रखते होंगे। सरदारों की अलग सेनाएं होती थी। आवश्यकता पड़ने पर इन दोनों प्रकार की सेनाओं को शाही प्रचलन के तले लाया जाता था। बलबन ने बंगाल के विरुद्ध सैनिक अभियान के लिए चला तो पूर्वी भागों के हिंदू सरदारों को अपनी अपनी सेनाओं के साथ सुल्तान के साथ चलने को कहा गया। इस प्रकार बलबन इस इलाके से 2 लाख लोगों को भर्ती कर अतिरिक्त सेना तैयार की। मंगोलों के उदय के बाद पश्चिम एशिया से संबंध विच्छेद हो जाने के कारण तुर्की शासकों को अपनी सेनाओं के लिए भारतीय मुसलमानों और अफगानों पर अधिकाधिक निर्भर होना पड़ा। परिणाम के रूप में तुर्क शासकों की सेना का चरित्र मिश्रित था, जिससे मूल तुर्क सैनिकों के वंशज अफगान, हिंदुस्तानी यानी भारतीय मुसलमान एवं हिंदू सरदारों के सैनिक शामिल थे। इतनी विशाल सेना का वेतन एक अत्यंत कठिन दायित्व था। किसानों से भू राजस्व वसूलने के अतिरिक्त निकटवर्ती राज्यों को लूटना एवं काल परीक्षित दस्तूर था, जिसे तुर्कों ने भी अपनाया, किंतु उसे जिहाद अथवा धर्म युद्ध का नाम दिया। अलाउद्दीन खलजी के समय से सैनिकों का वेतन का नगद भुगतान होने लगा। एक घोड़े वाले सैनिक के लिए अलाउद्दीन द्वारा निर्धारित 238 टंके का वेतन तुलनात्मक रूप से कम था। बाद में वेतन की राशि क्या रही, इस संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है। स्पष्टतया इस केंद्रीय बल की क्षमता, कुशलता एवं वफादारी ने दिल्ली सल्तनत के अस्थायित्व प्रदान करने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। दीवाने इंसा। दीवाने इंसा कोई विदेश कार्यालय था या विभाग नहीं था। उन दिनों राज्यों के बीच इतने स्थायी संबंध नहीं होते थे कि विदेशी मामलों के लिए एक पृथक कार्यालय या मंत्री की आवश्यकता पड़े।
किंतु वजीर से निकटवर्ती राज्यों की घटनाओं का ज्ञान रखने एवं सुल्तानों को उससे अवगत कराते रहने की अपेक्षा की जाती थी। कभी कभी सिंहासन पर नए व्यक्ति के बैठने की सूचना देने अथवा जीत जैसी किसी बड़ी घटना की घोषणा करने के लिए निकटवर्ती शासकों को औपचारिक संदेश पत्र प्रेषित कर दिया जाता था। ये पत्र, जो अक्सर अत्यंत अलंकृत शैली में लिखे जाते थे, दीवाने इंसा द्वारा तैयार किया जाता था, लिपिबद्ध किया जाता था। दीवाने इंसा के प्रधान को दबीर ए खास कहा जाता था। दबीर महत्वपूर्ण इक्तादारों और पड़ोसी राजाओं के नाम आदेश एवं अनुज्ञा तैयार करने के लिए उत्तरदायी होता था। यह पद महत्वपूर्ण और उत्तरदायित्वपूर्ण था, क्योंकि इस पद पर आसीन व्यक्ति सुल्तान के काफी करीब होता था। सुल्तान का विश्वस्त व्यक्ति होने के कारण दबीर वस्तुतः वजीर का एक प्रतिद्वंदी अथवा प्रतिपक्षी कहा जाता था। दबीर खास का पद कभी कभी वजीर पद पर पहुंचने का सोपान होता था। दीवान ए रिसालत, बर्नी द्वारा उल्लेख किया गया 4 प्रमुख मंत्रालय में से एक दीवाने रिसालत भी था, किंतु बर्नी इस विभाग के कार्यों का उल्लेख नहीं किया गया है। उसके कार्यों के संबंध में आधुनिक इतिहासकारों के बीच मतैक्य नहीं है। कुछ लोग इसे विदेश मामलों का मंत्रालय मानते हैं और कुछ लोग मूल्य नियंत्रण के लिए लोक नैतिकता का विभाग मानते हैं, जबकि कई लोग इसे लोक शिकायतों की सुनवाई का विभाग भी मानते हैं। इसका नाम रिसालत या रसूल अथवा पैगंबर से व्युत्पन्न लगता है, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि इसका धार्मिक चरित्र रहा होगा। मध्यकालीन राज्यों का एक कार्य मुस्लिम विद्वानों एवं संतों आदि को कर मुक्त भूमि इमलाक प्रदान किया, उनकी आजीविका का प्रबंध करना था। इस धार्मिक विभाग का प्रधान या तो सदरे जहां अथवा वकीले दर होता था, जिसे रसूल ए दर भी कहा जाता था। सदर ए जहां के अलावा एक अन्य महत्वपूर्ण पद प्रधान काजी अथवा काजी उल कुज्जात का होता था, जो न्यायिक विभाग का प्रधान था। कभी कभी एक ही व्यक्ति को सदरे जहां एवं प्रधान काजी दोनों पद पर दिए जाते थे। दीवाने रिसालत के कार्यों में वृद्धि की जा सकती थी अथवा अलग अलग कार्यालय बनाए जा सकते थे। जब अलाउद्दीन बाजार नियंत्रण के कार्य में जुटा हुआ था, तो उसने विभिन्न बाजारों को नियंत्रित करने के लिए सुहना नियुक्त किया था एवं उनके कार्य पर नजर रखने के लिए प्रमुख अमीर को मुस्तैद किया गया था। इसे दीवाने रिसालत कहते थे। अलाउद्दीन की मृत्यु एवं बाजार नियंत्रण के विलुप्त होने के बाद हमें इस विभाग के बारे में सुनने को नहीं मिलता है। फिरोज तुगलक, जिसने विद्वानों, उलेमा एवं विद्यार्थियों को आजीविका और इमलाक यानी राजस्व भूमि, मुक्त भूमि बढ़ा दिए थे, सजा के रूप में हाथ, पैर, कान, नाक आदि काटकर लोगों को बदरूप करने हेतु शरीयत द्वारा निर्धारित अनुदेशों का अंत करने के लिए भी उत्सुक था। वह एक मानवीय और दयालु सुल्तान के रूप में भी प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहता था। उसने सद्र एवं प्रधान काजी के पदों को अलग अलग कर दिया। उसने लोक शिकायतों के लिए एक अलग विभाग भी गठित किया, जिसे दीवाने रिसालत की संज्ञा दी गई। इसका प्रधान एक प्रमुख अमीर, संभवतः वकील ए दर होता था। वजीर और शहजादे भी थोड़ा पानी पी लेता हूं भाई। हाँ, तो बच्चों, वजीर और शहजादे भी अपनी शिकायतों के निदान के लिए इस विभाग में आवेदन कर सकते थे। इस प्रकार विभिन्न सुल्तानों के शासनकाल में दीवान ए रिसालत के भिन्न भिन्न रूप रहे, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि जरूरतमंद एवं उचित पात्रों को कुछ रियायत दिया जाता था, वजीफा दिया जाता था एवं राजस्व मुक्त भूमि आवंटित करने का इसका मूल कार्य हमेशा जारी रहा होगा। राज दरबार और शाही कुटुंब के बारे में अगर बच्चों बात करें, तो एक ऐसी स्थिति में जहां सुल्तान सत्ता का केंद्र था, वहां राज दरबार और शाही कुटुंब यानी हरम का संगठन अत्यंत महत्वपूर्ण विषय बन गया था। मुगल काल के विपरीत दिल्ली सल्तनत काल में
राज दरबार और शाही कुटुंब का कोई एक प्रभारी अधिकारी नहीं था। शाही कुटुंब से संबंध सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकारी वकील ए दर कहा जाता था। वह समस्त शाही कुटुंब पर नियंत्रण रखता था और शाही रसोई घर, मदिरा विभाग तथा शाही अस्तबलों समेत सुल्तान के निजी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों के भुगतान का ध्यान रखता था। राज दरबार एवं शाही कुटुंब से संबद्ध एक अन्य अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकारी अमीर हाजिब होता था। उसे बारबक भी कहा जाता था। वह राज दरबार में होने वाले समारोहों का प्रभारी अधिकारी था। शाही कुटुंब से संबद्ध एक अन्य महत्वपूर्ण अधिकारी बरीद एक खास अथवा गुप्तचर विभाग का प्रधान था। साम्राज्य के विभिन्न भागों में गुप्तचर अथवा बरीद नियुक्त किए जाते थे। सुल्तान को सभी घटनाओं से अवगत कराने का दायित्व उन्हीं का होता था। इसके अलावा शाही शिकार का प्रभारी, शाही जलसों, मजलिसों का प्रभारी आदि बहुत छोटे छोटे अधिकारी भी होते थे। दो अन्य विभागों, कारखाने अथवा शाही भंडार एवं लोक निर्माण विभाग का उल्लेख करना उचित होगा। सुल्तान एवं शाही हरम की जरूरत की सभी चीजों के निर्माण और भंडारण का दायित्व कारखानों पर ही था। ऐसी चीजों में भोजन एवं चारे, दीपक एवं तेल, कपड़े, फर्नीचर, तंबू आदि शामिल थे। फिरोज तुगलक कारखानों को बहुत अधिक महत्व देता था और बहुत से दासों को इन विभागों को श्रेष्ठ शिल्पकारों के रूप में प्रशिक्षित किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के समय से लोक निर्माण विभाग, दीवाने इमारत को बहुत अधिक महत्व मिलने लगा। लेकिन भवन निर्माताओं का राजा तो फिरोज तुगलक ही था, जिसने न केवल सरायों, मकबरों आदि समेत कई पुरानी इमारतों की मरम्मत कराई, अपितु नहर एवं कई नए शहर भी बनवाए। मलिक गाजी के नियंत्रण में एक पृथक विभाग गठित किया गया, जिसे मीर ए इमारत कहा गया। इसके बाद प्रांतीय एवं स्थानीय प्रशासन की अगर बात करें बच्चों, तो सूबों की संरचना के बारे में बहुत कम ज्ञात है। कई इक्ताओं के समूह को एक सूबा कहा जा सकता था, जिसे खिता या विलायत कहा जाता था। बड़े सूबों में गवर्नर अपने नायाब नियुक्त करते थे, जिसे स्थानीय पदों को संभालते थे। आरंभ में सल्तनत सैनिकों द्वारा नियंत्रित क्षेत्रों से निर्मित एक ढीली संरचना थी। शायद ही कोई एक निश्चित दिशा एवं सल्तनत के सेना नायक विभिन्न हिंदू सरदारों के अधीनस्थ बनाने एवं सेना के भरण पोषण हेतु उनसे धन झपटने में जुटे हुए थे। ऐसे स्थिति में सल्तनत के सभी भागों में एक रूप राजस्व प्रशासन का प्रश्न शायद ही उठता था। खिलजी काल के दौरान मुफ्तियों के बारे में ज्ञान होता है, जो सैनिक एवं प्रशासनिक भू क्षेत्र, जिन्हें इक्ता कहते थे, उसके प्रशासक होते थे। सूबों के संरचना के बारे में बहुत कम ज्ञान है। कई इक्ताओं के समूह को एक सूबा कहा जा सकता था, जिसे खिता या विलायत भी कहा जाता था। बड़े सूबों के गवर्नर अपने नायब नियुक्त कर सकता था, जो स्थानीय पदों को संभालते थे। गवर्नर अथवा मुफ्ती की वास्तविक शक्ति परिस्थितियों के अनुसार भिन्न भिन्न स्तर पर होते थे। लखनौती की मुफ्ती लगभग स्वतंत्र होता था। उसने स्वयं को कई बार सुल्तान घोषित किया था और उसका दमन करने के लिए सैनिक अभियान करना पड़ा। किंतु जैसा कुछ विद्वानों ने कहा है कि उनका भारत के संदर्भ में असीमित एवं सीमित शक्तियों वाले गवर्नरों के वर्गीकरण उचित नहीं लगता। भारत में शक्ति के केंद्रीकरण की प्रक्रिया जैसे जैसे आगे बढ़ी, वैसे वैसे प्रांतीय गवर्नरों को अधिकाधिक केंद्रीय नियंत्रण के अधीन होना पड़ा। जैसे जैसे केंद्रीय नियंत्रण बढ़ा, वैसे वैसे मुफ्ती के प्रशासन पर भी नियंत्रण बढ़ा। नायब दीवान, जिसे ख्वाजा भी कहा जाता था, उसको केंद्र द्वारा राजस्व प्रशासन का प्रभारी नियुक्त करने की परंपरा शुरू कर दी गई। सुल्तानों की सारी बातों से अवगत रखने के लिए प्रत्येक प्रांत में एक बरीद अथवा गुप्तचर अधिकारी नियुक्त किया गया। किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि मुफ्ती अपने सैनिकों की नियुक्ति स्वयं करता था तथा केंद्र में उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए एक नायब नियुक्त करता था। यह स्पष्ट नहीं है कि काजियों की नियुक्ति कौन करता था। काजियों के
यहाँ से आने वाली अपीलों और हाकिमों के व्यवहार के विरुद्ध में की गई अपीलों की सुनवाई सुल्तान स्वयं कर सकता था, किंतु हाकिम अपने इक्तों से विद्वानों को राजस्व मुक्त भूमि दे सकता था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हमें ऐसे अनेक व्यक्तियों के बारे में ज्ञान होता है जो राजस्व के इजारेदारी की व्यवस्था के आधार पर किसी क्षेत्र विशेष या इक्ता के हाकिम नियुक्त किए गए थे। आय को अधिकाधिक बढ़ाने के लिए वस्तुतः एक ऐसा उपाय किया गया था। बर्नी के अनुसार सल्तनत में कुल 20 प्रांत थे, जबकि इसमें दक्षिण भारत शामिल नहीं था। अकबर के काल में प्रांतों यानी सूबों की तुलना में सल्तनत में प्रांत छोटे हुआ करते थे। इस प्रकार आधुनिक उत्तर प्रदेश में मध्य दोआब, मेरठ, बरन यानी बुलंदशहर, कोइल यानी अलीगढ़ में विभाजित था, जबकि अन्य 3 उत्तर पश्चिम में थे। मुगल अर्थ में प्रांतों की शुरुआत वास्तव में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई। उसके शासनकाल में मालाबार तक समूचे देश को प्रांतों की संख्या एक अरब लेखक सिहाबुद्दीन अल उमर के अनुसार 24 थे। अब बच्चों, आधुनिक जिलों के बराबर अथवा प्रांतों से नीचे की कोई इकाई थी या नहीं, इस विषय में हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं होता। लोदियों और सूर शासकों के बारे में लिखने वाले अफगान इतिहासकारों के ग्रंथों में सीकों एवं सरकारों के बारे में विवरण मिलता है, किंतु ये ग्रंथ अकबर के काल में लिखे गए और निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि ये प्रशासनिक इकाइयां वास्तव में बाद के काल में नहीं थी। तथापि हमें परगनों, सदियों, 100 के इकाई एवं 84 के इकाई के बारे में विवरण प्राप्त होता है। सदी एवं 84 गांवों के समूहवाची इकाई थे। गांवों की संख्या भिन्न भिन्न हो सकते थे। शायद एक चौधरी जो एक अनुवांशिक भूस्वामी होता था एवं एक आमिल वहां नियुक्त किए जाते थे। ऐसा विशेषकर खालिसा के तहत क्षेत्र में था। इस प्रकार एक अल्प विकसित शासन तंत्र, जिसके कुछ लक्षण पहले के हिंदू शासकों से विरासत में प्राप्त हुआ था, गांव के स्तर तक चला आया और विकास की इस प्रक्रिया के दौरान धीरे धीरे शासन एक नया केंद्रीयकृत रूप में प्रकट होता है। इस दिशा में पहला कदम था केंद्रीय शासन के सुदृढ़ता या सुदृढ़ीकरण। जब केंद्रीय शासन और अधिक मजबूत हुआ और अधिक निश्चित हो गया, तो इसने विभिन्न क्षेत्रों में ग्रामीण इलाकों पर अपना प्रत्यक्ष नियंत्रण कायम करने की कोशिश किया, जिसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण इलाकों में दबदबा रखने वाले सरदारों और शक्तियों और विशेषाधिकारों में कटौती हुई। इसके कारण बहुत लंबा संघर्ष चला। दिल्ली सल्तनत के विघटन में कोई भी स्पष्ट रूपरेखा नहीं बन पाई थी और आगे चलकर मुगलों ने इस दायित्व को पूरा करने का जिम्मेदारी उठाया। तो बच्चों, लेक्चर हमको लगता है थोड़ा सा नोट्स आधारित था लेक्चर, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी इस बात को आगे बढ़ाए। इसमें हमने 13वीं शताब्दी ईस्वी और 14वीं शताब्दी ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के सरकार और प्रशासन की जो रूपरेखा थी उसके बारे में चर्चा किया। अब जब हम अगला लेक्चर शुरू करेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत के तहत उत्तर भारत में जो आर्थिक और सामाजिक जीवन का स्तर था उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम अपने वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं।